नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे अतिथि देवो भव को लेकर। देवों की भूमि यानी देवभूमि उत्तराखंड अपने प्रख्यात और पवित्र 4 धामों की वजह से जानी जाती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राएं शुरू होने वाली हैं और इसके लिए जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की है, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी राज्य में 4 धाम यात्राओं के लिए तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। और इस साल 4 धाम यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 2 सालों के कोरोना काल के बाद बिना किसी अवरोध के श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की आस्था है तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर कई सारी चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं कि कैसे वो सुचारू रूप से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रेरित करें। और इसी को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण स्वर्ग सा नजर आता है। हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हरियाली का आंचल ओढ़े उत्तराखंड अपनी पवित्र नदियों को लेकर अविरलता का मनोहर तस्वीरों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं देवताओं के निवास के कारण और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के यहाँ पर स्थित होने से मानो यहाँ आस्था का उजाला उत्तराखंड की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। जल्द ही 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धाम के दर्शन करने आते हैं। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा और हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुल जाएंगे। आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण यात्रा काफी प्रभावित रही और श्रद्धालु नहीं आप पहुंच सके। तो इस वर्ष ईश्वर की कृपा से कोविड का प्रभाव लगातार सीमित होता जा रहा है, तो अनुमान है कि यात्रा इस वर्ष बड़ी संख्या में होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंचेंगे। तो जो भीड़ बड़ी संख्या में पहुंचेगी तो उसको लेकर के जो चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों का हम लगातार आकलन कर रहे हैं और उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। जो यात्रा से जुड़े जो विभिन्न विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं, उनके साथ में बातचीत करके समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। शासन और सरकार के स्तर से भी जो जिस प्रकार से जो सहयोग हमको चाहिए उसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। 3 मई से अक्षय तृतीया के पावन पर्व से 4 धामों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और इस बार अनुमान है कि काफ़ी लोग 4 धामों की यात्रा पर आएंगे, जिसके लिए हमने प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध किया है कि जो ये डेंजर जोन है और जगह जगह जहां पर जाम लगता है, इन तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके ताकि जो लोग बाहर से आएँ उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जिन जिन बैंडों पर, जिन मोड़ों पर जो है जाम की स्थिति बन जाती है, घंटों के जाम लग जाते हैं, कृपया उनको दुरुस्त करने की कृपा करेंगे। और जो हमारी एक उत्तराखंड की और हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, और उसी परंपरा का हम यहाँ पर निर्वहन करें। उत्तराखंड सरकार जो है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करे। यात्रियों के लिए क्या होंगी सुविधाएं? यात्रियों के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया जाएगा पोर्टल। ट्रैफिक प्रबंध एवं संचालन के लिए प्रयोग किए जाएंगे ड्रोन। श्रद्धालुओं के लिए जारी किया जाएगा टोल फ्री नंबर। यातायात जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का होगा इस्तेमाल। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जगह जगह तैनात होंगे चिकित्सक। किसी भी आपात स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था। संयुक्त यात्रा रोटेशन को भी जल्द गठित किया जाएगा। प्रदेश में 2 साल बाद कोरोना के साए से मुक्त हुई आस्था अब उमड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं और भक्तगणों का तांता लगने लगा है, तो इसके लिए सरकार को बहुत तैयारियां करनी होती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 धाम यात्रा के जरिए उत्तराखंड से अतिथि देवो भव का संदेश देकर देश और दुनिया में जाना चाहिए।
इस बार पिछले साल की अपेक्षा अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में चार धाम यात्रा 2022 की तैयारियों को लेकर सीएम ने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यों की निगरानी प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को भी यात्रा मार्गों पर कार्यों की प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने काम में लगी जेसीबी मशीनों की ट्रैकिंग के लिए उन्हें जीपीएस से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन और संचालन के लिए ड्रोन का भी प्रयोग करने की सलाह दी है। साथ ही चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टोल नंबर जारी करने के लिए कहा है, जिस पर यात्रा से जुड़ी हर तरह की जानकारी हो। जहां एक तरफ सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से बेहतर करने के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी भौगोलिक स्थिति और चुनौतियों के मद्देनजर सरकार से पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहा है। चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश की रीढ़ है। हमारा प्रदेश पर्यटन प्रधान प्रदेश है और धार्मिक पर्यटन का तो यहाँ बहुत महत्व है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं चार धामों के दर्शन के लिए। ऐसे में दर्शनाभिलाषियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हम जितनी सुविधाओं को यहाँ बढ़ा सकेंगे तो उतना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है और दूर दराज के प्रदेशों में हमारे बारे में लोगों को पता चलता है। सुरक्षित उत्तराखंड और सुविधाजनक ये यात्रा बनाने के लिए सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए। इस महीने चलने वाली चार धाम यात्रा के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष काफी संख्या में यात्री आ सकते हैं, जिसमें किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इसके लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो। यात्रा मार्गों पर जगह जगह बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर जाने वाले बसों और टैक्सियों की फिटनेस की जांच सुनिश्चित हो। यात्रा मार्ग पर तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री धामी ने चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन चार धाम के मार्गों पर बने डेंजर जोन और पहाड़ की चुनौतियों को दूर कर क्या चार धाम को सुचारू रूप से धामी सरकार चला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी देहरादून से ये न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम चार धाम की यात्रा को लेकर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में सत्यवेद चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ में अनिल भास्कर भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में पीसी थपलियाल हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ में राजेश सेमवाल जी भी हैं, गंगोत्री धाम तीर्थ पुरोहित हैं। आशुतोष डिमरी जी हैं, बद्री केदार मंदिर समिति सदस्य, आज हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में। सत्यवेद जी, बताइए आप किस तरह से इस पूरी यात्रा को आप सही से संपन्न करा पाएंगे, क्योंकि देवभूमि है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि चार धाम यहाँ पर हैं। भले छोटा सा राज्य है लेकिन बेहद खूबसूरत और आस्था से पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस बार आपकी? आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जब यात्रा हुई थी, कोविड जैसी महामारी जब विश्व में फैली थी, तो उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं रहा। हाँ। हमने उस समय भी यात्रा को सफल बनाने में ऐतिहासिक कार्य किए थे और उसमें देखा हो कम समय में ही यात्री यहाँ पर बहुत सारे आए थे। इस बार हमारी जो तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ, आपने देखा होगा, मैराथन बैठकें की है और उनको आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर इस बार यात्री आने वाले हैं, उसका मुख्य कारण है कि जिस प्रकार ऑल वेदर की चार धाम के लिए रोडें बनी है, तो वास्तव में यहाँ पर आने वाला है। जिस पिछले रिजल्ट से हमने जो सबक लिया है, तो कोविड काल में जब इतने आए केवल, तो इस बार तो रोडों का जो हमने बहुत अच्छा कार्य किया है धरातल पर, और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त कर रहे हैं विभागीय अधिकारियों को, उसके आदेश दे दिए गए हैं। तो रोडों के क्षेत्र में जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा, परिवहन के क्षेत्र में हमने जो कमियां विभागीय अधिकारियों ने बताई है, तो उनको आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस पे काम यात्रा से पहले, यात्रा शुरू होने से पहले उसको पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि यात्री को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो आर्थिक रीढ़ है, पर्यटन है उत्तराखंड का, तो पर्यटन से जुड़ा हुआ हमारा नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है, मध्यम वर्ग, युवा, मध्यम वर्ग एज का भी जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक रूप से भी उससे स्वावलंबी होता है। तो जितने ज्यादा पर्यटक आएंगे तो उत्तराखंड के हित में आर्थिक रूप से भी होगा। यहाँ पलायन को रोकने के लिए भी एक अंकुश लगेगा, जो हर समय एक मुद्दा बना रहता है कि पलायन का। और यहाँ की जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, कहते हैं कि भाई अपनी बड़ी बड़ी जनसभाओं में कि उत्तराखंड के
उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं पे काम आना चाहिए। अब जब अधिक से अधिक पर्यटन आएगा और आर्थिक रूप से वो कुछ ना कुछ यहाँ खर्च करेगा, उत्तराखंड को कुछ ना कुछ दे के जाएगा, तो हमारा यहाँ का नौजवान मजबूत होगा, तो पलायन का भी उस पर अंकुश लगेगा। दूसरा, पंजीकरण के लिए हमने ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी व्यवस्था की है, जिससे कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। और कोविड का अभी कोई ऐसी गाइडलाइन है, जब उसकी कोई गाइडलाइन आएगी उस पर भी हम जल्द से जल्द कार्य करेंगे। दूसरा, रुकने के लिए भी हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी है और उस पर कार्य चल रहा है। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई स्वास्थ्य के आने कई बार हो जाता है कि दिक्कतें आती है, बाहर से पर्यटक आता है, मौसम का कारणों के कारण स्वास्थ्य में दिक्कतें आती है, तो उसके लिए भी हमने जगह जगह पर चिकित्सकों की व्यवस्था करी है, जिससे हमारे यहाँ उत्तराखंड की जो हमारी हमेशा अतिथि देवो भव की जो हमेशा सदैव से रही है कि भाई जो यहाँ पे आएगा, जो भी अतिथि आएगा वो देवतुल्य है, तो उसको किसी भी समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और उत्तराखंड का जो हमेशा से नाम रहा है कि भाई यहाँ उनकी किस प्रकार से जो बाहर से आता है उसकी सेवा की जाती है, उसी प्रकार से इस बार भी संदेश वो अपने साथ लेके जाए। और सांस्कृतिक रूप से भी हम उनको जोड़ना चाहेंगे, जो यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति है वो कि भाई यहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी है, जिससे कि उसका प्रचार प्रसार होने का भी एक पर्यटक माध्यम बने। और जो भी हमें सुझाव मिलेंगे, चाहे मीडिया की तरफ से, चाहे पत्रकार बंधुओं की तरफ से, और कहीं अगर सामाजिक संस्थानों की तरफ से भी मिलते हैं कि भाई ये होना चाहिए, पिछले साल ही कमी रह गई थी, इस साल ये होना चाहिए, उस और भी हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं सभी से। बिल्कुल, यानी आपकी ओर से तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं, लेकिन ये चारधाम यात्रा यात्रियों के लिए कितनी सुलभ हो पाती है, क्या कुछ सुविधाएं उनको मिल पाती हैं, ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। इस पर आगे सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं अतिथि देवो भव, क्योंकि चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो गई है और न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। और आज उसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल मौजूद है। अपनी चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। अनिल जी, अभी आपने सुना सत्यवीर जी को, कई बड़ी बातें उनकी ओर से बताई गई हैं, आपको क्या लगता है सब पर्याप्त है? क्योंकि चारधाम यात्रा बड़ा गौरव है उत्तराखंड के, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, और जो उत्तराखंड की सत्ताधीन सरकार पर ही सवाल उठाती है। आपको लगता है जो बातें सत्यवीर जी ने कही हैं वो पर्याप्त हैं, और क्या कुछ होना चाहिए? आपने मुझसे पूछा? जी जी अनिल जी। हाँ। जी मैं सबको पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे भारतीय नव वर्ष है। और इसके साथ साथ हम इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो चारधाम यात्रा हो वो पूरी जो अपने स्वभाव पे होती है उस तरह से वो यात्रा हो। और जैसे 2 साल से जो जिस प्रकार की समस्याएं उत्तराखंड को देखने को मिली, बल्कि पूरे भारत को देखने को मिली, विश्व स्तर पर बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वो चीजें इस बार नॉर्मल हो और साधारण तरीके से बिल्कुल ही उसमें एक दूसरे सामंजस्य बैठा करके वो यात्रा पूरी हो। हम इसकी माँ गंगा से और सभी अपने चारों धामों के जो हमारे देवता हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी मैराथन बैठकी हुई है, अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारियों को इतने खुला छोड़ दिया जाए कि अंतिम समय में जब वो यात्राएं शुरू होती हैं तो वो जिस प्रकार से यात्रियों के साथ और स्थानीय जो टूर एंड ट्रेवल्स के लोग हैं उनसे जिस प्रकार से मनमाना व्यवहार करते हैं, उनको परेशान करते हैं या उनके साथ समस्याएं आती हैं, तो वो समस्याएं ना आए।
दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पार्किंग की और जाम की होती है। उस जाम से हमें अभी से डाइवर्जन करने की जरूरत पड़े तो उसको देखा जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम चार धाम में जब ऊपर जाएं तो जो लोग पूरब की तरफ जाने वाले लोग हैं, यूपी के मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ साइड के जाने वाले लोग हैं, उनको कर्णप्रयाग से गैरसैंण होते हुए निकाला जा सकता है। उनको श्रीनगर से पौड़ी और कोटद्वार के रास्ते निकाला जा सकता है। तो वन वे ट्रैफिक इस प्रकार से रखा जाए जिससे कि हमारे पास जाम की स्थिति कम से कम बने, दुर्घटनाएं होने से बचे, और उस पर एक कंक्रीट व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बैठक करके और बैठक करने के बाद उसको ये कि हाँ ठीक है चाक जो बंद है और वो सब कागजी कार्रवाई हो जाए। इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। साथ साथ इसमें ये भी चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है कि जो कोविड के जो नियम अभी भी कई जगह फॉलो होते हैं या करने पड़ेंगे, जैसे अभी विश्व स्तर पे थोड़ा बहुत चल रहा है, यदि उसकी तरफ से हमें कोई इस प्रकार की गाइडलाइन मिलती है तो उसमें एक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे अभी पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग कानून है और उत्तराखंड में अलग कानून बनता है। यहाँ पे जिस प्रकार से परेशानियां की गई है, यहाँ पे तो यह भी तो यात्रा शुरू हो रही है, यहाँ पर तो जो लोग अस्थि प्रवाह के लिए आए, अस्थि विसर्जन के लिए आए, उनसे वसूली तक की गई बॉर्डरों पर, उनको रोका गया, उनको परेशान किया गया। और यहाँ पे बिल्कुल जो पूरे देश के अंदर जैसा कानून था कि कहीं भी कोई किसी भी जगह कहीं भी जाए, कोई किसी प्रकार की चेकिंग नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड में जो चेकिंग थी और चेकिंग के नाम पे जो वसूली थी उस पे समस्या वो आगे ना आए, और जो इस प्रकार से जो बाहर से हमारे यात्री आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं, शालीनता के साथ लेकर के आए। साथ साथ जो सुविधाएं हैं चिकित्सा की, उसके लिए अतिरिक्त हमें अस्थायी रूप से व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। हमें जो टोल फ्री की बात कही है, ठीक है, टोल फ्री वो नियमित रूप से चले, उसमें एक अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीका हो जिससे कि समस्याओं को सुलझाया जा सके, और चिकित्सा सुविधाएं हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, उसके लिए तरीके से काम हो। साथ साथ वैकल्पिक जो मार्ग हैं उनकी व्यवस्थाएं जरूर हो। ठीक है, बिल्कुल। तो यानी आपका भी यही कहना है कि जो मुख्य समस्याएं हैं अगर इनका निवारण हो जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो साख है, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं चारधाम यात्रा के लिए, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर एक अच्छा अनुभव अपने साथ लेकर जाएं, यही सभी का मानना है। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में। थपलियाल साहब, आप बताइए, उत्तराखंड में अतिथियों के स्वागत के लिए क्या लगता है आपको सरकार तैयार है? क्योंकि समस्याएं इसके पहले बहुत सारी आई हैं। ये चार धाम यात्रा बहुत कालांतर से चल रही है, और तब से चल रही है जब से लोग पैदल आते थे और चार धाम यात्रा कंप्लीट करते थे, और उसमें महीनों लगते थे। धीरे 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 जो आगे बढ़े हम, और सरकारों का रोल इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, तो लोग ज्यादा परेशान होने लगे और जनता इन चार धाम यात्राओं से दूर होती गई है। जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड की जनता को कभी एहसास नहीं होता कि जो ये लोग आ रखे हैं इनको किस तरह से हम सीने में लगाकर और किस तरह इनकी यात्रा को इतना मनमोहक बनाएं कि ये यहाँ पे ठहरने के लिए मजबूर हो, इनको अच्छा लगे कि यहाँ रुकना चाहिए। अब तो ऐसा होता है कि चार धाम भरा ऋषिकेश से और झूझू चार धाम बद्री केदार ये निपटाए और वापस ऋषिकेश में पटक दिया जाता है। और जो कल बैठे हुए थे परसों की, साहब हम चार धाम की यात्रा का चाक चौबंद करना चाह रहे हैं, वो सब वो लोग थे जो नीचे जमीन में उतरते उतरते वहां नीचे एक जेसीबी और एक वहां जेई रह जाता है और एक पुलिस वाला रह जाता है, और वो खाली कंपाउंडर जो मेडिकल सुविधाओं की बड़ी बड़ी बात है, मालूम नहीं वो ड्रोन ऐसा हो गया कि ड्रोन, ये आपदा में भी ड्रोन, वो ड्रोन भगवान जाने कौन सा ड्रोन है, और जीपीएस, दो नई टेक्नोलॉजिकल चीजें सुन ली है इन्होंने। और लेकिन जो समस्याएं अब यात्रियों को होती है उनको ये सपने में भी महसूस नहीं कर सकते कि आज कितनी समस्याओं से ग्रसित होता है जो यात्री चार धाम यात्रा में उत्तराखंड में आता है। उसके लिए खाने के लिए जिस तरह से होटल, कभी गढ़वाल मंडल इसलिए बनाया था हमारे पुराने नेताओं ने कि गढ़वाल मंडल का यातायात उनको ले जाता था बहुत सुरक्षित रूप से। गढ़वाल मंडल के जो टीआरसी थे बने हुए ऐसे इंपॉर्टेंट जगह में बने थे, वो खंडहर में परिवर्तित हो चुके हैं। आज इनके पास है क्या जो ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे? अरे किसके भरोसे क्या करोगे तुम, जब तुम्हारा गढ़वाल मंडल विकास निगम मुंह के बल पे गिरा हुआ है, उसका कोई जो इस यात्रा को हाथों हाथ चलाता था, संचालित करता था। आज तमाम जो निजी होटल हैं उनके लूट के लिए छोड़ दिए गए हैं। बात कर रहे हो तुम कि हम इनकी परवाह कर रहे हैं, इनकी चिंताएं कर रहे हैं,
तुम इनकी केवल जब बैठे हुए थे मेरे को लग रहा था इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो धरती तो आकाश में स्वर्ग लोक में बैठक कर रहे हैं कि वो नरक में कैसा संचालन होगा चार धाम यात्रा का, और प्रचार हो जाएगा, जनता भोली भाली समझेगी हमारी सरकार कितनी अच्छी है। इन लोगों ने जो चार धाम बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री से बाहर इन 30-21 सालों में भी ये नहीं निकले हैं। इन्होंने उत्तराखंड के देश की जनता को ये नहीं बताया है कि यहाँ पंच प्रयाग है, यहाँ पंच केदार है, यहाँ पंच बद्री है, यहाँ थार थार में खड़ी देवियां हैं। यहाँ पे इस तरह का माहौल है कि जिस माहौल में आदमी जो आज कोरोना से ग्रसित पीड़ित हो रखा है पूरे देश में विश्व में, वो यहाँ पे एक ऐसा एहसास सुकून का कर सकता था, लेकिन कौन इस चीज को समझे। इसको समझाने के लिए और समझने के लिए विजन चाहिए। तो विजन इन 47 जो हमने भेजे हुए हैं इनके पास क्या देखना, ये अपनी ही समस्याओं से ग्रसित है, अपनी ही परेशानियों में है, और वहां पे जो ये दिखाया जाता है गुब्बारा फुला फुला के, ये सब कुछ नहीं है, जीरो है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे सपोज करो कि सिख समुदाय के लोग भी आते हैं। सिख समुदाय को हमारा समाज किस तरह से देखता है हम जानते हैं, किस तरह से सिख समुदाय का बहुत ही बहादुरी के साथ आते हैं वो लोग, उनको देख के लगता है कि हाँ, लेकिन वो अपने बल पे आते हैं, वो यहाँ की सरकार के भरोसे नहीं आते। जब हेमकुंड यात्रा होती है, जो भी हमारे सिख समुदाय के रीटा साहब जहां भी जाते हैं वो अपने बल पे जाते हैं। हमारे जो हिंदू भाई आ रहे हैं वो भी अपने बल पे जाते हैं। इन लोगों के आश्रय पे जाना, बिकॉज इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एम्बुलेंस ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे जब पहाड़ों में हॉस्पिटल नाम की चीज ही नहीं है। जब हम ही लोग परेशान है, वहां पे सारे हमारे जो समुदाय है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, वो टन गोपाल है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस पर सत्यवीर जी से हम जवाब लेंगे, क्योंकि सत्ताधीन पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले और मेहमान हैं तपलाल साहब, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में राजेश सेमवाल जी हैं, गंगोत्री धाम से तीर्थ पुरोहित हैं। सेमवाल जी, आपका भी स्वागत है। सेमवाल जी, आपको क्या लगता है कि यात्रियों के लिए किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि यात्री जो पहुंचता है वो आप तक ही पहुंचता है। आप गंगोत्री धाम से हैं, गंगोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की सुविधाएं उन यात्रियों के लिए होनी चाहिए जो चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं? राजेश जी, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब इस समय जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है काफी व्यवस्थाएं जो है धामों में जुटा ली गई है। रोडें भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी हो गई है। लोगों को आने जाने में जो है सुविधाएं हो गई है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ जगह पर हमने पहले भी कहा था, कुछ जगहों पर जो मोड़ हैं और कहीं कहीं रोड जो है बहुत संकरी है, हमने प्रशासन से, सरकार से भी निवेदन किया था कि उनको वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाए, उसका थोड़ा चौड़ीकरण किया जाए, ताकि जो है लोगों को जो जाम न लगे। और इस बार जिस प्रकार से रुझान दिखाई दे रहा है, होटलों की बुकिंग जो है बताई जा रही है कि काफी बुकिंग फुल हो चुकी है, काफी श्रद्धालुओं आने की संभावना है। 2 वर्ष से जो है बिल्कुल सूनापन रहा, आपने कोविड काल में देखा होगा, बिल्कुल धामों में जो सूनापन रहा। और इस समय लगता है कि मई जून में जो है काफी लोग जो है धामों को जो है यात्रा के लिए आएंगे। तो हमारा सरकार से कहना है कि जब इतने लोग आएंगे तो जो गाड़ियां जब चलेंगी तो ऐसे स्थानों पर जो है भीड़, जहाँ रोडें सक्रिय है वहां पर किसी प्रकार का जो है जाम न लगे, लोगों को जो है घंटों में जो है जाम में न रहना पड़े। और अगर अधिक जगह जाम लग जाएगा तो लोगों का जो शेड्यूल है वो भी बिगड़ जाता है। दूसरा, हमने कहा था कि वाहन चेकिंग के नाम पर एक सरकार जो है मानक बना ली कि कहाँ कहाँ पर जो है वाहन चेकिंग होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से जो है वाहन चेकिंग के नाम पर जो है यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहिए। जो हमारी देवभूमि की, जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि को जो है भगवान के रूप में मानते हैं। और जब हमारे बुजुर्ग जो है हरिद्वार से यात्रियों को जो है इन धामों में यात्रा कराते थे तो उसको जो है भगवान के रूप में जो है यात्रा कराते थे और उनकी सारी व्यवस्थाएं करते थे। और वो यहाँ से एक बहुत बढ़िया मैसेज दे जाते थे कि वहाँ के लोग जो है बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा। उसी प्रकार का मैसेज है, यहाँ से किसी प्रकार का कोई ऐसा मैसेज न जाए कि लोगों का लगे कि वहाँ जाए और लूटपाट हो रही है, जगह जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है। और आने वाले समय में बहुत अच्छी यात्रा चलेगी और सरकार इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था करे और जिससे जो यात्री जो है बहुत अच्छा चल सके। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, यानी आपको भी यही लगता है कि बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि यात्री अगर चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहा है तो ये उत्तराखंड का भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर बेहतर सुविधाएं उनको दी जा सके, ताकि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव लेकर वो अपने साथ जा सके। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कई मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आशुतोष डिमरी जी के साथ में चलते हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य हैं। आशुतोष जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। थपलियाल साहब की ओर से हालांकि बड़ी बातें कही गई कि कुछ भी व्यवस्थाएं जो हैं वो होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक लंबा सफर तय करने के बाद जो यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, वो यहाँ तक पहुंचते हैं, तो किस तरह की सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए? आशुतोष जी, जी आशुतोष जी बोलिए। आज बड़ा पावन दिन है, बड़ा धार्मिक दिन है सनातन धर्म के हिसाब से। और नव संवत्सर 2079 का आरंभ हो गया है, चैत्र नवरात्र का आरंभ हुआ है। इसलिए मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को नव संवत्सर नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। हिमालय के जो हमारे चार धाम, यद्यपि भारत के चार धाम के रूप में जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के चार धाम के रूप में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ऐसी मान्यता है। और यहाँ की मान्यता ये भी है कि सठमासे देवते पूज्या सठमासे मानवस्तता, अर्थात 6 महीने भगवान की पूजा देवताओं की ओर से देवर्षि नारद के द्वारा होगी, और 6 महीने जब ग्रीष्म काल होगा, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म काल का आरंभ होगा, आगाज होगा, तो भगवान मानवों के द्वारा पूजित होंगे। गंगोत्री में सहमाल साहब बैठे हैं, पंडित जी, गुरु जी, सहमाल लोगों के द्वारा होगी। यमुनोत्री में उनियाल लोगों के द्वारा होगी। भगवान केदार, बाबा केदारनाथ में रावल जी और जो लिंगायत समुदाय के कर्नाटक के हमारे पुजारी लोग होते हैं, लिंग पुजारी लोग, उनके द्वारा होगी। और बद्रीनाथ धाम में जो पूजा अर्चना होती है वो दक्षिण भारत के केरल प्रांत के पूज्य पाद रावल, नंबूद्री और डिमरी पुजारियों के द्वारा होती है। निश्चित तौर पे इस समय एक बड़ी चुनौती है, और सबसे पहले तो मैं भगवान बाबा केदारनाथ से, बद्री विशाल से, गंगा मैया से, यमुना मैया से ये प्रार्थना करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि 2019 के बाद 2020 में, 2020 और 2021 में जिस आपदा से, जिस विषम परिस्थितियों से न केवल उत्तराखंड, भारत बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा था, तो मैं भगवान बद्री विशाल और केदार बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उत्तराखंड, भारत और संपूर्ण विश्व कोरोना का समूल नष्ट हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपको भी लगता है कि पूरी तरह से कोरोना पर लगाम लगे, ताकि मेरा जो असेसमेंट है, हाँ, इस समय बहुत बड़ी संख्या, हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिमालय की उपत्यका में जो चार धाम है, न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबी भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगा मैया और यमुना मैया के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए वो भीड़ यहाँ उमड़ने वाली है। मेरा मानना है कि श्रद्धालुओं का, भक्तों का जन सैलाब उमड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार कोरोना के बाद के बाद अब इस बार ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल ज्यादा संख्या। 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो मैक्सिमम 10 से 12 लाख तक का यात्री एक धाम पे आए, और पूरा चारों धामों की अगर हम एक कैलकुलेशन लेते हैं, लगभग 30 से 35 लाख का यात्री एक यात्रा काल में उत्तराखंड की धरती पे पहुंचता है, दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करता है। मेरा ये मानना है कि 2022 की जो यात्रा आरंभ होने वाली, ये 3 मई से आरंभ हो रही है। 3 मई को गंगा मैया और यमुना मैया, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट शुभ मुहूर्त में लग्न के अनुसार बैसाख मास की अक्षय तृतीया को खोले जा रहे हैं। श्री केदारनाथ के कपाट 6 मई को शुभ मुहूर्त में खुल रहे हैं, और 8 मई को ब्रह्मबेला में
भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोलने की तिथि निर्धारित हुई। निश्चित तौर पे इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरी तरीके से तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा के लिए, उनके लिए दर्शन की व्यवस्था सुगम हो, बेहतर हो, इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो 28 मार्च को बैठक थी, बोर्ड बैठक में ध्वनिमत से सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया कि मंदिर समिति पूरी तरीके से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबी जो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री इन यात्राओं पे आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी दर्शन व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो समिति है वो प्रतिबद्ध है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर पुरोहित जी ये है ना कि हम चाहते हैं कि अगर सरकार प्रतिबद्ध हो गई तो इन यात्रियों को कोई भी समस्या जो है वो होने ही नहीं वाली है और इनकी चार धाम की यात्रा बेहद सुखद होगी। सत्यवीर जी आप बताइए, क्योंकि अभी आपने सुना थपलियाल साहब ने कई बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि कोई भी रोड मैप जो है वो है नहीं, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सच है, जैसा कि अभी पुरोहित जी भी कह रहे थे कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। 2 सालों तक कोरोना का कहर हमने देखा, जिसके चलते कई लोगों ने यात्राओं को टाला है। तो इस बार जब नियम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है तो लोग पहुंचेंगे। ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है, मैं देखती हूँ 2-2, 3-3 दिन तक का ट्रैफिक उत्तराखंड में लग जाता है, तो इससे निपटना बड़ी एक वो होगी। क्या कुछ आपकी ओर से रोड मैप तैयार किया गया, उसको आप थोड़ा सा विस्तार से हमको बताइए। अभी 2 साल की बात करी और तीर्थ पुरोहितों ने भी बात करी। अभी आप ये सोचिए कि जब कोविड काल था तब हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस प्रकार से यहाँ पर यात्री आए और कम समय के लिए यात्रा खोली गई थी और लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर वो किया गया था। उसमें कोविड के बड़े सख्त नियम थे, तब भी यात्रियों नहीं देखिए ना सत्यवीर जी इसमें सख्त नियमों की बात तो खैर नहीं। मुझे याद है एक बार जब गंगा स्नान को लेकर सामने आया था तो यहाँ पर कोविड की चेकिंग की बात हो रही थी, तो किस तरह का फर्जीवाड़ा उसमें सामने आया था, उत्तराखंड का ही मामला था। तो कई जगहों पर इस तरह की भी बातें आती है ना। अब मैं पूरा कर लेता हूँ। हाँ, अब आप करिए पूरा। हमने हर स्तर पर हर तरह के कार्य किए भाई, जो लोगों को जिससे सुविधा मिल सकती थी। अभी आपने देखा होगा दोनों पुरोहित महाराज जी ने बोला कि भाई इस बार बहुत सारे यात्री आने वाले हैं जो कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वो क्यों आ रहे हैं, इस पे थपलियाल साहब जी का उत्तर भी मिल जाएगा। ये केवल इसलिए आ रहा है, जो हमारा विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ उत्तराखंड के प्रति जो विशेष लगाव रहा है, क्योंकि उनका अगर उनका जीवन को देखा जाए तो उनका आध्यात्मिक जीवन यहाँ पे बीता है। आप देखिए केदारपुरी में किस प्रकार से आपदा आई थी। सत्यवीर जी माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, काट रही हूँ। सत्यवीर जी बस एक लाइन मेरी आप सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि इस बार दोनों ही पुरोहितों ने कहा है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, वो क्यों आ रहे हैं? आपने ये सवाल किया, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब भी साथ ही में देते जाए, क्यों आ रहे हैं वो? उसका कारण ये है कि जिस प्रकार से चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा गया है, इस प्रकार की रोडें बनाई गई। आपने अभी देखा होगा एक हफ्ते पहले माननीय गडकरी जी ने यहाँ की रोडों का जो ऑल वेदर रोडें बनी है उसका उन्होंने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला। तो कितने लोगों ने आप देखोगे उसमें से एक भी लोग ने ऐसा नहीं कहा कि भाई इन रोडों से आने वाले समय में उत्तराखंड को फायदा नहीं होने वाला। इस प्रकार आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। आप लोगों को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुबारक हो, आप लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाइए। आप लोग झूठी फैलाते रहिए, इसके अलावा सत्यवीर जी अभी हम चारधाम यात्रा को लेकर बात करें, क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर? और प्लीज अनिल जी आप उनको बोल लेने दीजिए, नहीं तो फिर अनिल जी आपकी बात हम सुनेंगे, उनको बोलने तो दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। बोलना पड़ेगा, ठीक है। से लेकर जो इनके बयान सत्यवीर जी आप अपनी बात पूरी करिए। सत्यवीर जी आप अपनी बात पूरी करिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हम बात कर चुके हैं, आगे बात में करेंगे, अभी फिलहाल चारधाम पर बात होगी। रोड बनाई है हमने, केदारपुरी को सजाया, केदारपुरी में जमीन पे जाके देखिए, अगर जमीन पे जाके देखिए, चुनाव तो कांग्रेस जमीन पे जाके देखिए, हमने श्रीनगर से सोनभद्र के बीच में जाके देखिए क्या स्थिति है। जमीन पे जाके देखिए, पहले हमने जमीन पे जाके देखिए, ट्विटर पे मत देखो, हमारा विजन था, ट्विटर पे मत देखो डबल इंजन की सरकार, यहाँ ट्विटर पे मत देखो, जमीन पे देखो, डबल इंजन तो फैल हो चुका, वो हम रूप से कर रहे हैं और इनको बीच में बोलने की जमीन पे जाके देखिए, जमीन पर कि अब मैं क्या अनिल जी उनको बोलने दीजिए, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिएगा। ऐसे फिर किसी की भी बात सामने नहीं आ पाती है।
अनिल जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उनके कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी कहना कहिएगा। ठीक है सत्यवीर जी, अभी मैंने आपसे सवाल किया, आपके बीच में ही बोला कि आप ये जवाब दीजिए सबसे पहले कि तीर्थयात्री इस बार पहुंच क्यों रहे हैं बड़ी संख्या में। आपने कहा कि क्योंकि हमने रोडें बनवा दी। सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थयात्री जो जाता है वो दर्शन करने के लिहाज से जाता है, और जब रोडें नहीं थी तब भी जाते थे और वो अभी भी जाएंगे। तो श्रद्धालुओं को ये तो कम से कम मत कहिए ना कि इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी योगी मोदी का आप नाम ले रहे हैं। सबसे 4 धाम है, यात्रीगण जा रहे हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात पड़ गई है। मगर मैं ये कह रहा हूँ, चमचागिरी वहां जाके कर लीजिए, सोनिया गांधी अरे तुम लोग कर लीजिए। अनिल जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, आपको जो भी बोलना है। अनिल जी ऐसे कोई भी बात नहीं हो पाएगी, किसी की भी बात समझ में नहीं आती है, पूरा समय व्यर्थ चला जाता है। प्लीज, और भी मेहमान है, उनकी भी बात हमको सुननी है। ठीक है देखिए सत्यवीर जी आपकी आवाज। सत्यवीर, किसी प्रकार का आचरण होता है, किसी को सुनने के लिए इनके मादा नहीं होता है इनके अंदर। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। आप झूठ बोलेंगे तो मैं सुनूंगा क्या? आप सच बोलिए। आप उत्तराखंड की बात कीजिए। अनिल जी, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात सुनने के बाद एक साथ उस पर बताइए ना कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोला। इस तरह से एक दूसरे बात करते हो। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थपलियाल जी ने बोला था कि भाई उत्तराखंड का क्या विजन है। हमारा यही विजन था, जिस प्रकार ये हमारे पुरोहित महाराज जी ने बोला कि भाई इस बार पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? इसलिए आने वाले हैं कि हमने यहाँ पे रोडों का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया है कि वो ऑल वेदर उसको नाम दिया गया, क्योंकि हर समय काम कर सके। ये हमारा विजन है। किसी सरकार ने बनाई हो तो पहले बताओ, इसीलिए यहाँ पे इसलिए इतना पर्यटक आएगा। नहीं, ऑल वेदर रोड को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। ऑल वेदर रोड का एक बहुत बड़ा रोड मैप है। दूसरा पार्किंग की व्यवस्था की बात कही थी उन्होंने। हम हर उस स्तर पे काम करने को बिल्कुल तैयार है, और जैसे ही आप होगा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रोड में जहां भी दिक्कतें आएगी, हमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने सारे निर्देश दे चुके हैं। आप आने वाले समय में देंगे, ऐतिहासिक पन्नों में इस बार की यात्रा को देखा जाएगा। और यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से टूरिज्म में पिछले साल और 2-3 सालों में दिक्कत आई है कोरोना काल के वजह से, इस बार उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाखों की संख्या में पर्यटक आएगा, आर्थिक रूप से यहाँ मजबूत करके जाएगा। नौजवानों को आर्थिक रूप से, चाहे बुजुर्गों, नौजवान, दूसरा यहाँ की संस्कृति को वो ले जाएगा और प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनेगा उत्तराखंड के मान सम्मान का भी। और यहाँ के आने वाले समय में और जनसंख्या में यात्रीगण आएंगे, जिससे कि यहाँ पे हमें आर्थिक रूप से मजे बनेंगे, मजबूत बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए सत्यवीर जी, आप लगातार यही कह रहे हैं ना कि हमने तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बात ये है ना कि ऑल वेदर रोड तो बहुत पहले से चली आ रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इस पर काम हो रहा है, लेकिन पूरा कितना हद तक हो पाता है, इसका फायदा कितना पहुंचता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना सत्यवीर जी। बात कर दी आपने, जब हमारी केंद्र में सरकार आई, हमारी यहाँ पे सरकार आई, तब ऑल वेदर कार्य शुरू हुआ है। आप इसको भैया, आपको इसका मतलब जानकारी नहीं है। आप इसका मतलब घर में रह करके व्हाट्सएप पढ़ते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है। व्हाट्सएप मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम आपको। व्हाट्सएप पे देता है, ठीक है, उसको ये नहीं मालूम नहीं है इसका मतलब कुछ यहाँ पे क्या पड़ता है। हमने उत्तराखंड के जनमानस के हित में किए है। और ठीक है किसी तरह अनिल जी, अब आप बोलिए। इसी का कारण है कि आज हमें 47 सीटें मिली है, और इसी का कारण है कि जो लोग गुमराह करके। ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है, आपकी ओर से तैयारियां की गई है, कांग्रेस उनकी बात सुन लेते हैं। अनिल जी, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप। जो अपना प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं दे पा रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 90 के दर से। सत्यवीर जी, अभी कहाँ पर चर्चा को लेकर जा रहे हैं? सत्यवीर जी अभी कहां पर आप चर्चा को लेकर जा रहे हैं? हम 4 धाम की बात कर रहे हैं, यात्रियों के लिए क्या कुछ समस्याएं होंगी उनको लेकर बात कर रहे हैं, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। सत्यवीर जी, कम से कम आज की चर्चा को राजनीतिक रूप मत दीजिए। मैं चाहती हूँ कि यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी, आप अपनी बात पूरी करिए, अब कोई प्लीज बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर सारा समय ऐसे ही चला जाएगा। अनिल जी। बिल्कुल। अभी हमारे भाई ने जो बोला है, शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि अगर आज की तारीख में भी हरिद्वार आएंगे। अभी पीछे एक ही स्नान हुआ हरिद्वार का, और उस दिन 4 लेन होने के बावजूद भी जो जाम की स्थिति बनी है वो शायद इन्होंने नहीं देखी है। आज की तारीख में ऋषिकेश चले जाए तो ऋषिकेश में भी अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे जाम की स्थिति आज भी बनी हुई है। परसों अच्छी खासी स्थिति में जाम था वहां पर, जबकि अभी शनिवार इतवार भी नहीं था। एसी रूम से बाहर निकले तब पता चलेगा, घर के अंदर बैठ के नहीं पता चलेगा। आप ही को वही बता रहा हूँ, सड़क पे घूम के बता रहा हूँ आपको। सत्यवीर जी, अभी आप ही कह रहे थे कि बीच में बोल रहे हैं, अभी फिर से आप वही करेंगे तो फिर क्या? मैंने थोड़ी देर पहले वैकल्पिक मार्ग की जो बात कही थी वो इसी को ध्यान में रख करके दी गई थी।
कि भविष्य में इस तरह की स्थिति हो कि हमारा एक तो पूरा का पूरा उत्तराखंड उस पर भी यात्री जा सके। जैसे मैंने गैरसैंण से होते हुए रामनगर की तरफ जाते हुए जो उस तरफ की यात्री उनको उधर से निकाला जाए, या जो लोग बीच में और मेरठ की तरफ जाने वाले उनको भी वाया पौड़ी करके और कोटद्वार के रास्ते से निकाला जाए, जिससे कि हमारा एक तो उत्तराखंड का विकास हो, जिन मार्गों पर यात्री नहीं जाते उन यात्रों पर यात्री भी जाए, और हमारे पास जो ट्रैफिक की स्थिति है, जो खराब स्थिति है, वो भी ठीक हो। अभी भी जो अभी भाई बोल रहे थे, इनको शायद अभी पूरा अगर एक बार चक्कर लाके आ जाए, उससे पहले घूम करके आए यात्रा से पहले, तो समझ में आएगी सड़क की क्या स्थिति है। क्योंकि ट्विटर पे तो इनकी चीन की और जापान की पता नहीं कहां की फोटो डाल देते हैं, लेकिन कांग्रेस जहां पहले 20 की स्पीड से चलती थी 100 की स्पीड से वहां गाड़ियां चला रही है। हाँ, समझ में आ गई, वो तो हमें मालूम है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत काम करने के लिए। हाँ, ये झूठ बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थिति ये है, मैं ये साथ साथ जो अभी हमारे पोखरियाल जी ने कहा कि वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो है, वास्तव में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी खराब है पहाड़ में कि रूटीन में डॉक्टर नहीं मिलता है। तो वहां पर नियमित रूप से जब तक ये यात्रा चले, डॉक्टर की व्यवस्थाएं सड़क के किनारे में हो, आसपास कहीं ऐसे सेंटर बनाए जाए, स्वास्थ्य केंद्र अस्थायी रूप से बनाया जाए, या जो व्यवस्थाएं स्थायी रूप से हैं वहां पर एरो के निशान लगा करके वहां पर पॉइंट बनाया जाए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, जिससे यदि कोई यात्री आए उसको समस्याओं का सामना न करना पड़े। और जो अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास स्वास्थ्य को लेकर अभी थपलियाल साहब भी बड़ी बातें कह रहे थे कि ये एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं, लेकिन एयर एम्बुलेंस इसीलिए बोल रहा था, मैं घूम गया हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, अगर आप मुझे परमिट करोगे बोलने के लिए। कीजिए, मैं चुप होता हूं, आप बोलिए। आप ये देखिए, हेमकुंड के लिए रोपवे का अभी कार्य शुरू होने वाला है, यमुनोत्री के लिए कार्य शुरू होने वाला है, तो क्या ये चार धाम की यात्रा के सुलभ बनाने के लिए बड़ा कदम नहीं है? आप बताइए मुझे एंकर महोदय जी, अगर आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो मैं बोलूं ऐसा जवाब दे दूं? नहीं, बिल्कुल है, हम ये लगातार कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, लेकिन भारत में तो जनता ने जवाब दे दिया है। भाई साहब, भारत में तो सी प्लेन भी आ गया था, और भारत में तो उड़ने वाली बसें भी आ गई हैं गडकरी जी के हिसाब से, मोदी के हिसाब से सी प्लेन भी आ गया, जो उनके यहाँ कागजों में लिखा है उसकी पालना करें आप। जो वास्तव में होने वाली है वो बताइएगा। थपलियाल साहब, जो स्थिति होने जा रही है। ठीक है, अभी आप दोनों लोग कह चुके, अब थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, अभी आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कह रहे थे कि यहाँ पर आम जनमानस तो वैसे ही परेशान है, और ये एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रह जाती है? क्योंकि काम हो रहा है, भले कम होता है, पूरा नहीं हो पाता, उतना जितना हद तक कहा जाता है उतना नहीं हो पाता, लेकिन काम होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की घोषणाएं होती हैं जिनके चलते शुरुआत तो हो ही जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कई बार बहुत सारी खबरें सामने आती, दुखद खबरें होती है, जो यात्रियों के साथ घटनाएं हो जाती, दुर्घटनाएं हो जाती, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इनको करनी चाहिए? देखिए, हमारे राज्य की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आगे निरंतर हमारी सरकारें बौनी पड़ती जा रही हैं। केवल शब्दों को, वर्ड को यूज करके वो जनता को लगभग गुमराह ही करते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। एक्चुअल में हकीकत ये है कि अगर आप जमीन में देखना चाहेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि अगर सिख समुदाय इतनी भारी संख्या में उत्तराखंड में आता है तो उनको क्यों अपने लंगर लगाने पड़ते हैं? क्यों हमारे सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा? आज यहाँ जो भी व्यक्ति है वो खून के आंसू रो रहा है। आज कर्णप्रयाग में, आज हमारे शहरों में एक बीड़ी का बंडल नहीं बिक रहा है लोगों का, इतने रो रहे हैं लोग। इसीलिए तो हम विवश हैं पहाड़ छोड़ने के लिए, क्योंकि जो यात्री है वो एक तो बाईपास कर दिया इन्होंने तमाम जो हमारे छोटे छोटे नगर थे, और इतना तेजी से आ रहा है, उतनी तेजी से वापस जा रहा है। और अब वो भी हमारे लिए अभिशाप बन गया है कि जिस तरह से जो यात्री सीधा दिल्ली से आ रहा है, सू और चार धाम के बाद वापिस, उसको कहीं भी हमारी सरकारों ने ये सोचना चाहिए था कि यहाँ के युवाओं को देखिए, जब ऑल वेदर रोड को बोला था तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ केदारनाथ में आके बोला कि भाई ऑल वेदर रोड 1200 करोड़ की रोड में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब जब मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से, मैं बद्रीनाथ को साक्षी करके कहता हूँ कि एक भी जगह झंडी जो उड़ा रख रहा है वहां पे वो भी झारखंडी लड़का है। हमारा पहाड़ के व्यक्ति ने एक मतलब किस तरह से ये लोग ऐसी, आज रोपवे की बात कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, महिला थी वो, उसने यहाँ पे रोपवे फ्री लगाने के लिए बोला, उस समय इन लोगों ने विरोध किया। कहां जाएंगे खच्चर वाले, कहां जाएंगे कंडी वाले, कहां जाएंगे हमारे मजदूर? और आज जब अडानी की दौरी लग रही है तो चुप। अडानी की बात आप ये सब बातें करते हैं, आज जो कुछ भी, आज देहरादून से मसूरी अडानी जी ट्रॉली लगा रहे हैं, ट्रॉलियां जो लगी, ये जो गुजरात के लोग यहाँ पे काम करने आ रखे हैं उनके पौ बारह हो रखे हैं। आज जो हमारा डोई वाला में बैरियर बना हुआ है वो भी गुजरात का व्यक्ति बैठा हुआ है। जब हमें मालूम है
कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जनता को समझाने में असफल हो रहे हैं। इनकी जो तंत्र है वो तंत्र इतनी भयंकर रूप से जनता को कन्विंस कर दे रहा है कि जैसे ही उत्तराखंड को स्वर्ग बना रहे हैं। ये उत्तराखंड, अगर आज इनको पूछा जाए कि तुम जीपीएस लगा के क्या कर रहे हो, बिल्कुल, अगर तुम इनसे पूछा जाए कि तुम्हारा जवाब देना चाहूंगा, बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए इन्होंने, ड्रोन क्या करेगा, जब इनको पूछा जाए कि तुम्हारे बैठक हुई, बिल्कुल, यानी सिर्फ बड़े बड़ी घोषणाओं का रूप इनको दिया जा रहा है और धरातल पर जो चीजें हैं वो ठीक तरह से नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल थपलियाल साहब लौटेंगे आपके पास, पूरी बात आपके जानेंगे। और फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अतिथि देवो भव को लेकर विस्तार से बातचीत करें। कई मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित भी हैं गंगोत्री धाम से और बद्रीनाथ धाम से। अब उनके पास चलते हैं। राजेश जी, आप बताइए, अभी आपने सुना यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां तो अपनी अपनी बात कह रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कोई नया नहीं है, लेकिन क्योंकि तीर्थ यात्रियों को आप देख पाते हैं उनके लिए रास्ते में एक और जहां परिवहन की समस्याएं आती हैं तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य की समस्याएं भी आती हैं, और साथ ही साथ जब मंदिर परिसर के करीब पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी लूट घसोट का एक नया खेल जो है वो चलता रहता है। तो यहां पर भी आपको क्या लगता है कि किसी प्रकार की कोई तैयारियां होनी चाहिए? राजेश जी, आवाज आ रही है अब तक हमारी? जी राजेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज कम आ रही है। जी राजेश जी, मेरा सवाल ये है कि एक और जहां रास्ते में परिवहन की समस्याएं होती हैं, सड़क की, दूसरी ओर स्वास्थ्य की भी समस्याएं, लेकिन जब मंदिर परिसर के पास जितना तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुंचते जाते हैं तो वहां पर भी हमने देखा है अलग अलग जगहों पर लूट घसोट का जो खेल है वो चलता रहता है। तो आपको लगता है कि इन सब को भी ध्यान में क्या रखना चाहिए, क्या इन सब पर भी लगाम लगनी चाहिए ताकि जो तीर्थयात्री हैं वो अच्छे से अपनी यात्रा को पूरा कर सके? तो जहाँ तो थोड़ा पहाड़ों में जो है स्थान की समस्या होती है, हमारे पास बहुत बड़ा खुला स्पेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे गंगोत्री में लोग आते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यात्री इत्मीनान के साथ आराम से जो है दर्शन कर सके और उसको दर्शन करने में या गंगा में स्नान करने में, पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। हमारा बहुत इस बात पर जो है मंदिर समिति जो हमारी गंगोत्री में है उसका विशेष रूप से जो हमारा जो तीर्थपुरोहित समाज है, जो हमारी वहाँ पर जो है तीर्थपुरोहित सभा है, उसका भी जो है बहुत यहाँ यात्रियों के प्रति रहता है कि किसी प्रकार की गंगोत्री में किसी को जो समस्या न हो, और एक गंगोत्री से जब वो जाए तो एक पॉजिटिव मैसेज लेकर के जाए कि गंगोत्री में व्यवस्थाएं अच्छी थी, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे यात्रियों को दर्शन कराएं, तमाम व्यवस्था। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं में अभी जो है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी उत्तराखंड में है नहीं। आप देखेंगे हमारा जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में अब तक जो है कोई रिकॉग्नाइज फिजिशियन नहीं है, कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है, जबकि ये आज जो है बहुत ज्यादा इनकी समस्याएं चल रही है। संबंध में अभी सरकार को सोचना है, और जब लोग बाहर से आते हैं तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी और इन चीजों की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, तो सरकार को जो है इस संबंध में, जब पहाड़ में आदमी चढ़ता है तो थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत होती है सभी जगह। तो हमारा कहना है कि सरकार इन स्थानों पर जो है ऑक्सीजन की और तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो व्यवस्था करे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गंगोत्री धाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे हजारों की संख्या में जितने
भी आते हैं। लगभग जब 2019 में यात्रा चली थी तो 15 से 20 हजार लोग प्रतिदिन गंगोत्री में रहते थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। और इस समय हो सकता है कि 15,000 की जगह 20,000 हो या 25,000 लोग हो, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इस बार तो घाट भी बन गया है, पहले तो घाट बह गया था और 2013 की 12-13 की आपदा में जो बह गया था, लेकिन इसमें घाट बन गया है और काफी फैलाव है। लोग वहां पर इत्मीनान से नहा सकते हैं, अपनी जो पूजा पाठ करा सकते हैं, दर्शन करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि सरकार को जो ये थोड़ा रोडों की हमारे यहाँ बीच में देखा होगा, भटवाड़ी से लेकर के और हर्षिल तक जो रोड की बड़ी समस्या है, इसमें जगह जगह जाम लगता है और लोगों को घंटों में जो है जाम से जूझना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं जरूर हैं, हालांकि स्थानीय भी इसमें पूरी मदद करते हैं ताकि जो यात्री है उनको समस्याएं ना हो। आशुतोष जी, आप बताइए आपको क्या लगता है बेहतर और क्या हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपको सरकार से किस तरह की उम्मीद है। समिति अलग अलग काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सरकार का भी अपना एक दायित्व है, तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड है? क्या है, कपाट खोलने की डेट जैसे ही डिक्लेयर हुई और सरकार गठित होने के बाद जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने बैठक ली है, प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी ने बैठक ली है, स्वास्थ्य मंत्री ने जो जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए हैं पूरे इस सिस्टम को, पूरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए, तीर्थयात्रियों के सुख सुविधा को प्रोवाइड कराने के लिए, तो इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पे मीटिंग की है, मुख्यमंत्री के स्तर पे, पर्यटन मंत्री के स्तर पे, स्वास्थ्य मंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को। उसके अलावा जितने भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, यात्रा मार्ग को लेकर के जहां तक बात है तो पहले के मुकाबले हम कह सकते हैं कि जो ऑल वेदर रोड है वो बहुत एकदम कुछ पैचेस डिस्टर्ब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन काफी हद तक यात्रा मार्ग सुगम हुआ है। आज इससे पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले हमको यहाँ से जोशीमठ पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। अब देहरादून से या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आप 3-3.5 घंटे में बहुत सुगम स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि यहाँ पर स्थितियां जो है वो बेहतर हुई हैं। दो राय नहीं है, उनको ठीक करने की जरूरत है। रही मंदिर समिति की बात, मंदिर समिति ने पूरी तरीके से तीर्थ यात्रियों को सुख सुविधा देने के लिए, दर्शनों की व्यवस्था बहुत सुलभ बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी है। टेंपल कमेटी के चेयरमैन अजेंद्र अजय खुद इस बात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीईओ को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, हम सब लोग एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। और रही बात वहां पे हेल्थ की बात हो या उसकी बात हो, इसके लिए अन्य विभागों के साथ हम लोग भी कोऑर्डिनेशन में हैं। तो गवर्नमेंट जिस ढंग से तैयारी कर रही है उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ठीक तरह की व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यात्रियों के लिए ठीक व्यवस्थाएं हो ताकि सुगम उनकी यात्रा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे खास मेहमान बनने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अतिथि देवो भव की को लेकर, क्योंकि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होने को है और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन कई समस्याएं हैं जो उनके सामने आती हैं। अब इस बार किस तरह की यात्रा होने वाली है, कितनी सुगमता यात्रियों को मिलने वाली है, ये आने वाला वक्त स्पष्ट करेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।